पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की बजाय उल्टा घबराते हैं। एक गली जिसमें पुलिस खड़ी है, उस गली से इंसान तभी निकलता है जब उस गली में दूसरा रास्ता ना हो निकलने का। इन सारी चीजों के पीछे क्या रीजन है, आइए जानते हैं आज। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एक आम शहरी, एक आम इंसान को कानून के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें ना पता होने की वजह से छोटी छोटी जगहों पे पुलिस हमें तंग करती है। एक छोटी सी एफआईआर लिखवाने के लिए आपको सिफारिश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एक्चुअल में एफआईआर लिखवाने का प्रोसेस होता है वो आपको पता ही नहीं होता। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि पुलिस अगर उन्हें उठा ले तो पुलिस को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। और ये सब आपको पता ना होने की वजह से जब भी आपका पाला पुलिस से पड़ता है तो आपको डर ही लगेगा। ये जो राइट्स होते हैं ये इतने बेसिक होते हैं कि स्कूल के बच्चों को सिखाने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर ये सारी चीजें आप किसी बच्चे को सिखा दें तो वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। अगर आप किसी क्राइम की बात करें तो मैं आपको दो वर्ड्स ही सिखाऊंगा, पीपीसी और सीआरपीसी। पीपीसी यानी पाकिस्तान पेनल कोड और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब आपके एरिया में कोई क्राइम होता है, मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, तो पीपीसी यहाँ पे कहता है कि सेक्शन 302 लगेगा। चीटिंग हुई है तो 420 का सेक्शन लगेगा। अगर कोई अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड हुआ है तो 309 का सेक्शन लगेगा। तो बेसिकली पीपीसी डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर क्राइम को एक कोड के जरिए। अब मान लें अगर गली में कोई डंडा घुमा रहा है तो वो तो क्राइम नहीं हुआ, लेकिन अगर उस डंडे से किसी का सर फट गया तो ये बेसिकली क्राइम है। तो पीपीसी बेसिकली हमें यही बताता है कि क्या चीज क्राइम है और क्या चीज क्राइम नहीं है। पीपीसी तो चलो हो गया, अब सीआरपीसी पे बात करते हैं। मान लें दोबारा कि कोई मर्डर हो गया, ठीक है, तो पीपीसी ने हमें बता दिया कि सेक्शन 302 लगेगा। लेकिन इसकी तहकीकात कौन करेगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा? पुलिस वाले खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि चलो मर्डर हो गया तो आज कोई कांस्टेबल चला जाए जांच करने के लिए या कोई ऐसा चला जाए जांच करने के लिए। ये हमें सीआरपीसी बताता है कि कौन से क्राइम में कौन से रैंक का ऑफिसर जांच के लिए जा सकता है। सीआरपीसी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर केस में किस रैंक का ऑफिसर उसकी जांच के लिए जाएगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा और क्या क्या प्रोसीजर होगा। इस बात को आप इस तरह समझ लें कि आप एक यूनिवर्सिटी गए हैं, वहां पे आपको दो मैनुअल दिए गए हैं। एक मैनुअल में लिखा हुआ है कि किस टाइम क्लास में आना है, किस टाइम क्लास से जाना है, यूनिवर्सिटी से आप किस टाइम बाहर जा सकते हैं, स्मोकिंग अलाउ है या नहीं है। और दूसरे मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको क्या क्या सजा मिलेगी। तो पहला वाला जो मैनुअल था वो हो गया पीपीसी और जो दूसरा वाला मैनुअल था वो था सीआरपीसी। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर किसी जगह कोई क्राइम होता है तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, ताकि आप अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को समझ लें। मान लें आपके साथ कोई मसला होता है तो आप पुलिस के पास जाएंगे, आपके साथ जो जो मसला हुआ है वो पुलिस को बताएंगे और एफआईआर लिखवाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तो यही कहा जाता है कि पुलिस आपकी बात नहीं सुनती, पुलिस आपकी एफआईआर तक नहीं लिखती। जी बिल्कुल। देखिए, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसमें जाते साथ ही आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। पहले आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी जिसकी आपको रिसीविंग मिलेगी। और जिन लोगों को पता होता है वो घर से कंप्लेन लिख के जाते हैं। और आप कहाँ रहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ क्राइम जिस जगह जिस एरिया में हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आपको अपनी कंप्लेन सबमिट करवानी है। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि पुलिस वाले इनकार करते हैं कंप्लेन लेने से। वो ये कहते हैं कि ये जो कंप्लेन है हमारे एरिया की नहीं है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। तो लोग भी क्या करते हैं, अपनी कहानी को उस एरिया में जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कोशिश यही करनी है कि आपको झूठ नहीं बोलना, वरना पुलिस वाले फिर अपनी ही मनमानी करेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जिस भी एरिया में आपके साथ कोई सिचुएशन, कोई मसला हुआ है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको जाना है और अपनी कंप्लेन को सबमिट करवाना है। और एटलीस्ट 72 घंटे तक आपको वेट करना है, क्योंकि जब आप कंप्लेन सबमिट करवाते हैं तो पुलिस वहां पर जाती है, जांच करती है, लोगों से पूछताछ करती है क्या मसला हुआ, प्रूफ इकट्ठा करती है, विटनेसेस इकट्ठा करती है और उसके बाद ही एफआईआर लिखती है। अब ऐसा नहीं है कि दो बंदों के बीच में झगड़ा हुआ तो दो बंदों में से जो सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसकी एफआईआर लिखी जाएगी। जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हुई आप भी एक प्रोसेस में एंटर हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने ही केस क्यों ना चल रहे हों, एक केस आपका भी ऐड हो जाएगा। एफआईआर दर्ज होने का मकसद ही यही है कि आपका केस अब कोर्ट में जाना तय है। अब आपके मसले का जो भी फैसला होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तो काफी सिंपल बता दिया आपने। नहीं नहीं, प्रोसेस सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है पर ऐसा है नहीं। हाँ, पर जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो कोई आपकी बात सुनता नहीं। एफआईआर लिखवाने के लिए भी सिफारिश या पैसों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका केस सच में जेन्युइन है तो आप किसी भी वकील के पास जाइए, सारी बात बताइए और विथ प्रूफ कोर्ट जाइए। अगर आपका केस सच में जेन्युइन है तो 100% आपकी एफआईआर हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लें कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, एफआईआर करने के बाद पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है
इन सारी डिटेल्स को समराइज करने के लिए कौन कौन से एविडेंस हैं, कौन कौन से एक्यूज्ड हैं, क्या क्या चीज बरामद हुई है, इन सारी चीजों को समराइज करने के लिए 7 दिन का टाइम होता है। नॉर्मली पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा होती है, तो पुलिस को 90 दिन का टाइम भी मिल जाता है चार्जशीट जमा करवाने के लिए। और ये सारी इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट बनाने का काम एक आईओ ऑफिसर का होता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कहते हैं। बेसिकली ये जो आईओ होता है सारे केस की छानबीन यही करता है, और सारे केस को लीड ये आईओ ही करता है। और किस केस का आईओ कौन होगा, क्या उसका रैंक होगा, ये अगेन हमें सीआरपीसी बताता है। जैसे ही एफआईआर होती है पुलिस का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसमें पुलिस को जिस पर भी शक होता है पुलिस उसे उठा लेती है। अब पुलिस किसी को भी शक की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन लेके आ सकती है, इसमें पुलिस का पूरा राइट होता है, लेकिन उसे 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। मारना तो दूर की बात है, उसे गाली तक नहीं दे सकती, ये बिल्कुल इलीगल माना जाता है। पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करने आती है तो कुछ रूल्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है जो पुलिस को फॉलो करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है। सबसे पहली चीज, वो पुलिस यूनिफॉर्म में होने चाहिए विथ नेम बैज। और जब वो आपको अरेस्ट करें तो एक अरेस्ट मेमो होता है जिसमें डेट, टाइम और क्या रीजन है आपको अरेस्ट करने का, वो सब कुछ मेंशन होता है। और एक विटनेस जिसके सामने आपको अरेस्ट किया जा रहा हो उसका होना भी लाजमी है। और अगर पुलिस आपको किसी बाहर जगह पे अरेस्ट कर रही है तो उनको 12 घंटे के अंदर आपके किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना होता है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर पुलिस वाला आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, आपको गाली तक नहीं दे सकता। अगर पुलिस वाले ऐसा करते हैं तो आप पुलिस के ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। यहाँ पे जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर तो फॉलो करती नहीं है, तो उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में हम क्या ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे केस में पुलिस वाले आपको उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी कह रहे हो आप मान लें, और जैसे ही आप फ्री हो तो पुलिस के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट एसपी या डीआईजी को भी कंप्लेन सबमिट करवा सकते हैं, या किसी पुलिस स्टेशन जाकर भी अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के खिलाफ ही अगर हम कंप्लेन करेंगे तो पुलिस तो उल्टा हमें ही तंग करेगी, उल्टा हमें ही परेशान करेगी। देखिए अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो हमारे पास आइए, लॉयर्स के पास आइए, उनको अपनी सारी सिचुएशन बताइए, वो विद प्रूफ कोर्ट में जाएंगे और आपकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो वही पुलिस वाला जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया था वो आपके घर के चक्कर लगाएगा, आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि पुलिस वालों को भी अपनी जॉब्स प्यारी होती हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले 24 घंटे से ज्यादा आपको कस्टडी में रख रहे होते हैं, जिसकी परमिशन उनके पास होती नहीं, जो कि एक इलीगल एक्ट है। उसमें सिंपल पुलिस करती क्या है कि आपकी एंट्री ही नहीं करती कि आपको अरेस्ट किया गया है, और आपको 3-3, 4-4 दिन कस्टडी में रखा जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, आपसे बात मनवाई जाती है। बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रख ही नहीं सकती। और अगर पुलिस परमिशन ले ले तो उसके बाद क्या होगा? अगर पुलिस को 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी चाहिए तो उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट में, जिस एप्लीकेशन में पुलिस वाले लिखते हैं कि अभी तहकीकात जारी है, कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं जिसकी वजह से कस्टडी बढ़ा दी जाए, जिसमें कोर्ट उन्हें 14 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं दे सकता। और 14 दिन भी एक साथ नहीं देता, 2-2, 3-3 दिन करके कस्टडी देता है। तब जाके पुलिस को इख्तियार होता है 24 घंटे से ज्यादा किसी शख्स को कस्टडी में रखने का। मान लेते हैं अगर 14 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी, उसके लिए आपको 2 चीजें समझनी होंगी। एक होती है पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी तो सिंपल है कि पुलिस की निगरानी में रखेंगे, और जुडिशियल कस्टडी में ये होता है कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखेंगे। अब मजिस्ट्रेट अपने घर पे तो नहीं रखेगा, इसलिए उस कैदी को अलग जगह पे रखा जाता है जिसे हम जेल कहते हैं। और जुडिशियल कस्टडी में भी 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाता। 14 दिन पूरे होने के बाद फिर से अप्रूवल लिया जाता है और फिर से कस्टडी को बढ़ाया जाता है। ये 14 दिन तब तक बढ़ते रहते हैं, तब तक अप्रूवल इनको मिलता रहता है जब तक आपको बेल नहीं मिल जाती, या आपका केस खत्म नहीं हो जाता, या फिर आप गिल्टी साबित नहीं हो जाते। अब वहीं दूसरी तरफ पुलिस के पास 60 दिन होते हैं चार्जशीट को जमा करवाने के लिए, और अगर आपका क्राइम 10 साल से ऊपर की सजा वाला है तो 90 दिन होते हैं पुलिस के पास चार्जशीट जमा करवाने के लिए। और अगर पुलिस चार्जशीट नहीं दे पाती तो जो अक्यूज्ड है वो बेल ले लेता है। ये जो चार्जशीट पुलिस कोर्ट को जमा करवाती है,
अगर कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर ले तो आपका मुकदमा शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो चार्जशीट होती है इसमें क्या क्या पुलिस लिखती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? चार्जशीट को अगर बेसिकली समझा जाए तो चार्जशीट में होते हैं चार्जेस कि आप किस किस चार्जेस में अक्यूज्ड हैं, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो चार्जशीट दे दी कोर्ट को वो फाइनल होती है। कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ चार्जेस जबरदस्ती लगाए गए हैं, एविडेंस के हिसाब से वो मैच नहीं हो रहे होते, तो कोर्ट उन्हें हटा देता है और फाइनल चार्जशीट जब एक्सेप्ट हो जाती है तब आपका मुकदमा शुरू हो जाता है और आपको ट्रायल की डेट दी जाती है। ट्रायल के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो कोर्ट के अंदर हर एक चीज डिस्कस होती है, गवाह आते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं और उसके बाद ही जज फैसला करता है। में सबूत है, गवाह, बयान, ये तो मर्डर है। और इसके बाद अगर आप गिल्टी होते हैं तो उसके बाद भी आपके पास अपील का ऑप्शन होता है, जिसमें आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी फैसला आपके हक में नहीं आता तो उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अपील का प्रोसीजर है, अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या पहले हमें हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए 3 तरह की कोर्ट्स होती हैं हमारे यहाँ पर। जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है उसका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और पूरे कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि दोबारा से गवाह आएंगे, दोबारा से ट्रायल स्टार्ट होगा। जो भी फैसला आया होता है उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि किसी गवाह को सही से गिल्ड नहीं किया गया तो उसे दोबारा बुलाया जाता है, वरना जो जजमेंट आया हुआ होता है लोअर कोर्ट से उसको ही रिव्यू किया जाता है। तो सबसे पहले आप हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए अपील करेंगे और वहां से भी अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आपके हक में नहीं आता उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके बाद आपको सजा काटनी होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता और आपको जो बेल मिलती है वो भी मिलना बंद हो जाती है, सिर्फ पेरोल मिलता है। ये जो आपने वर्ड यूज किया पेरोल, पेरोल और बेल में बेसिकली फर्क क्या होता है? देखिए, जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक आपको क्रिमिनल नहीं माना जाता और ऐसे केसेस में जब केस चल रहा होता है तो कोर्ट देखता है कि जुर्म अभी साबित नहीं हुआ और बाहर जाकर ये एविडेंस को डैमेज नहीं कर सकता तो कोर्ट बेल दे देता है। लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसके बाद अगर आपने हाई कोर्ट में अपील कर दिया है तो इसका मतलब आपका केस अभी भी चल रहा है, आप अभी भी क्रिमिनल साबित नहीं हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक अपना आखिरी फैसला ना सुना दे तब तक आप बेल ले सकते हैं। एक बार आपका जुर्म साबित हो गया उसके बाद आप बेल नहीं ले सकते, आपको सिर्फ पेरोल ही मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। पेरोल सिर्फ तभी मिलता है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई मर जाए या किसी की शादी हो या कोई पैदा हो, सिर्फ उसकी वो सेरेमनी अटेंड करने के लिए परमिशन ली जाती है। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपील का मौका मिलता है, वो होता है डेथ पेनल्टी के केसेस में कि जब आपको फांसी की सजा सुना दी गई हो तो ऐसे केसेस में आप मर्सी मांग सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। अब ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट भी खुद से डिसाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करते हैं, आपकी अपील की पिटीशन को फॉरवर्ड करते हैं होम मिनिस्ट्री में रिव्यू के लिए, फिर होम मिनिस्ट्री भी खुद से डिसाइड नहीं करती, वो उस अपील को फॉरवर्ड करती है उस स्टेट की होम मिनिस्ट्री के पास जिस स्टेट में आपने क्राइम किया था। फिर उस स्टेट की होम मिनिस्ट्री जो रिवर्ट करती है उस पे कैबिनेट बैठती है और फिर वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजती है, फिर उस हिसाब से प्रेसिडेंट हाँ या ना का फैसला आगे करते हैं। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ इतने लंबे अरसे तक केसेस चल रहे होते हैं।